हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, जिसमें हमारा मेन पोर्शन हमारा क्या हुआ करता था, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। जो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन फाइंड आउट कर ली थी, साथ में एक और इक्वेशन हमने एक्स्ट्रा ड्राइव की थी जिसको हमने कहा था इक्वेशन 4। चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक बातें आज स्टार्ट करते हैं। हमने वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज। क्या कहा था हमने फिजिकल क्वांटिटीज को? क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसा हमने वहां पर डिफाइन कर दिया था स्टूडेंट। अब हम यहाँ पर क्वांटिटीज को कुछ अलग तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज on the basis of magnitude and direction. So on the basis of magnitude and direction, physical quantities are categorized into 2 types. First one is scalar quantities, or simple you can say scalar. ऐसा लगा लीजिए तो क्वांटिटीज लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तब आप केवल इनको स्केलर्स कह सकते हो। तो बच्चों कैसी होती है हमारी स्केलर्स, कैसी होती है हमारी स्केलर क्वांटिटीज? क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। क्या कहा मैंने स्टूडेंट्स? क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल की बात मैं करता हूँ बच्चे, सपोज ये चौक मेरे पास है, सपोज मैं इसके मास को कंसीडर करना चाहता हूँ, मास मेजर करना चाहता हूँ। आपने किसी वेइंग मशीन में इसको रखा, यहाँ से सपोज इसका कुछ मास आ गया, सपोज 10 ग्राम। अब आप सपोज इस चौक को ऐसे वर्टिकल खड़ा कर दीजिए उसी पेन में जहाँ पर पहले रखा था। अब इसका मास कितना आएगा? 20 ग्राम ही आएगा ना। जो पहले था अब भी वही आएगा। अगर पहले 20 ग्राम था तब भी 20 ग्राम आएगा। अगर पहले 10 ग्राम था इसकी इस पोजीशन में, तो वर्टिकल पोजीशन में भी 10 ग्राम आएगा। 20 था तो 20 आएगा, 10 था तो 10 आएगा। मीन्स आप इसको किसी भी तरीके से उस पेन के अंदर, वेइंग मशीन के अंदर रख दीजिए तो उसका मास सेम रहेगा। मीन्स डायरेक्शन चेंज करने से यहाँ कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं बच्चे मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं बच्चे एरिया और फिर रेक्टेंगल, है ना। अगर हम एरिया की बात करें, सिंपल, उससे पहले हम लेंथ की भी बात कर ले। लेंथ आप सपोज इसी बोर्ड की आपको लेंथ मेजर करनी है, आप लेंथ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कर लीजिए या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक कर लीजिए, तो ये भी हमारी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी होगी। अब मैं यहीं से एरिया की बात करता हूँ। सपोज एरिया क्या होगा इस रेक्टेंगल के लिए? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हो जाएगा। तो यहाँ एरिया में लेंथ और ब्रेथ आया, दोनों ही कैसी क्वांटिटी? दोनों लेंथ है, दोनों स्केलर है। तो हमारा एरिया भी बच्चे कैसा आएगा? एक स्केलर फंक्शन आएगा। अब सपोज मैं बात करता हूँ स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला हमने पिछले कुछ वीडियोस में पढ़ा था। स्पीड का तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन्स टोटल लेंथ ऑफ पाथ। लेंथ आ गई, लेंथ हमने क्या डिफाइन किया बच्चे? स्केलर क्वांटिटी। तो हमारी स्पीड भी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। टाइम बच्चे आप किसी भी डायरेक्शन में जाकर के देख लीजिए। आपके पास कोई क्लॉक वॉच है तो आपने यहाँ देखा, वहाँ देखा, इधर देखा, उधर देखा, तो हर जगह आपको टाइम एक जैसा ही लगेगा। तो टाइम भी हमारा क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज हम पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। इस तरह के आप बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी दे सकते हो जिसमें केवल मैग्नीट्यूड आता है, डायरेक्शन कंसीडर नहीं किया जाता। वे क्वांटिटीज आपकी कहलाती है बच्चे स्केलर। दूसरी क्वांटिटी हमने डिफाइन की है बच्चे वेक्टर क्वांटिटीज, और उनको आप वेक्टर्स कह सकते हो। तो बच्चे अब ये कैसी क्वांटिटीज होगी? अब आप समझ ही गए होंगे कि जब आपने स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिफाइन नहीं की, केवल मैग्नीट्यूड डिफाइन किया, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी आ जाएगी।
फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनमें डायरेक्शन भी होती है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को आप कहते हो वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। तो बच्चे कैसे, सपोज मैं सबसे पहले एक सिंपल से एग्जांपल की बात करूं, फोर्स। अगर इस बॉडी पर मैं फोर्स इस डायरेक्शन से अप्लाई करता हूं तो देख रिजल्ट ये मिलेगा बच्चे आपको। अगर यही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मैं इस डायरेक्शन से अप्लाई कर दूं तो देखिए इसका डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर से वही सेम फोर्स आप अप्लाई कर दीजिए, मींस डायरेक्शन चेंज होते ही इफेक्ट चेंज हो रहा है। जो भी फिनोमेना उस बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, उस क्वांटिटीज के साथ जुड़ी हुई है। तो बच्चे एक एग्जांपल मैं सबसे शुरू में लिख देता हूं, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट। अब हम फोर्स से रिलेटेड एक टर्म हमारी होती है वेट। वेट क्या होता है बच्चे, आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा, वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन ए बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर अर्थ जो फोर्स लगाती है अपनी तरफ, उसको आप वेट कहते हो। आपने सिंपल एक फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, W=mg। ये वेट हुआ करता था स्टूडेंट। और बच्चे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगी, डायरेक्शन होती है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट से बच्चे बनता है वेलोसिटी। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन। ये भी बच्चे हमारी क्या आ गई, वेक्टर क्वांटिटी आ गई। और बच्चे हम क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह के बच्चे हमारे पास जो भी क्वांटिटीज होंगी वे कैसी होगी, वेक्टर क्वांटिटीज। और स्टूडेंट्स वेक्टर क्वांटिटीज को हम डिनोट कैसे करेंगे। जो हमारी स्केलर फंक्शंस होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज होती है, उनको आप सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू से शो कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्केलर के बजाय वेक्टर क्वांटिटीज को डिनोट करना चाहते हैं तब यहाँ पर एक खास स्पेसिफिकेशन रखा गया है। सपोज ये हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है f, और ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर हम एक एरो लगा देते हैं राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। तो ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। सपोज आपका फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, और साथ में डायरेक्शन भी होगी बच्चे इन नॉर्थवर्ड, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी बॉडी के ऊपर। तो जब भी बच्चे आप किसी क्वांटिटी को वेक्टर शो करना चाहते हैं तो उस क्वांटिटी के ऊपर आप क्या लगा दें, एक एरो लगा दीजिए, तो बन जाएगी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो बच्चे हम यहाँ पर अब वेक्टर से रिलेटेड कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और देखते हैं, समझते हैं उनको क्या होगा। ये सारी डेफिनेशंस बच्चे हमारे बहुत काम आने वाली है जब भी आप वेक्टर्स पढ़ेंगे, फिजिक्स में पढ़े, मैथमेटिक्स में पढ़े, कहीं पर भी पढ़े। सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या होगा बच्चे, पोजीशन वर्ड आया है स्टार्टिंग में, मींस ए वेक्टर व्हिच डिनोट्स द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन किसका बच्चे, रेफरेंस फ्रेम का। रेफरेंस फ्रेम कौन हमारा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चे, जिसका ओरिजिन हो गया सपोज हो। तो हमने क्या कहा, पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर which denotes the position of an object in space with respect to origin। सपोज ये है बच्चे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट, कोई पार्टिकल P, जिसका पोजीशन हमने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर दिया। तो ये एक हमने डिस्प्लेसमेंट एक तरह से जीरो के रेस्पेक्ट में शो कर दिया है। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसे ही बच्चे हम डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बच्चे होगा, अब डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो स्टूडेंट्स क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सपोज इनिशियली मैं कहता हूं स्टूडेंट, ये पार्टिकल P यहां इस P पॉइंट पर प्रेजेंट होता है,
and after a given time interval it displays to another point, that is p dash. Then this vector which shows the displacement of a particle in a given direction in a given time interval is called displacement vector. तो क्या कहेंगे बच्चे, displacement vector is the vector which tells how much and in which direction a body, an object displace in a given time interval. क्या कह रहा हूं बच्चे मैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज ए वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड और चेंज इट्स पोजीशन इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. तो इसको भी बच्चे हम आर से डिनोट करते हैं. यहां अगर आप ये बात करोगे, ये वेक्टर ओ पी डैश ये हमारे हो जाएंगे पोजीशन वेक्टर्स. और बात करते हैं बच्चे आगे. अब हम बात करते हैं इन्हीं वेक्टर्स के बारे में और आगे चलते हैं. एक वेक्टर की मैं बात करता हूं, सपोज इक्वल वेक्टर. Vectors which have equal magnitude and as well same direction are called equal vectors. Suppose दो वेक्टर्स आपके पास हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी. दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है बच्चे और डायरेक्शन भी सेम है. Then you can say both vectors are equal to each other. A and B are called equal vectors. यही बच्चे हम डिफाइन करते हैं अपोजिट वेक्टर. Opposite or you can say negative vector. Vectors which have equal magnitude but opposite in direction are called opposite or negative vector. Suppose ये स्टूडेंट हमारे पास वेक्टर A and another vector is B. मैग्नीट्यूड सेम है बच्चे दोनों का और डायरेक्शन डिफरेंट हो गई. Then you can say A is opposite to B and B is opposite to A, or you can say B is equal to या A is equal to minus B. तो जब भी आप किसी वेक्टर की डायरेक्शन 180 डिग्री रिवर्स कर देते हो बच्चे तो वो हो जाता है नेगेटिव वेक्टर. ठीक है स्टूडेंट. अब हम और छोटी छोटी डेफिनेशंस की बात करते हैं. एक हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है मॉड्यूलस. Modulus of a vector. Modulus means magnitude. Magnitude of a vector is called modulus of a vector. Suppose you have a vector A. एक वेक्टर आपके पास है बच्चे, इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है. तो इसके मॉडुलस पर करके दिखाते हैं. इस वेक्टर को दो पैरेलल लाइंस के बीच में हम क्लोज कर देते हैं, तब ये बन जाता है मॉडुलस. मींस मोड भी आप इसको कह सकते हो. और तब हम इसकी केवल लिखते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू. सपोज जैसे अभी मैंने एग्जांपल में कहा था कि F = 5 न्यूटन इन ए डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ. देन केवल जो आपकी ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होगी 5 न्यूटन, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ द वेक्टर. एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हमारे पास होती है बच्चे यूनिट वेक्टर. यूनिट वर्ड से आपको समझ में आ रहा है बच्चे, यूनिट मींस 1. ए वेक्टर whose magnitude is 1 is called यूनिट वेक्टर. जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको आप क्या कहते हो, यूनिट वेक्टर कहते हो बच्चे. और ये यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय एन कैप. जो भी वेक्टर होगा, सिंबल आपको कुछ भी हो सकता है, ये तो मैंने जनरली एन कैप लिख लिया है. जो भी आपके पास सिंबल होगा उसके ऊपर आप क्या लगा देंगे, कैप लगा देंगे, तो आपका ये यूनिट वेक्टर निकालेगा. तो अगर मैं कहूँ बच्चे दूसरा एग्जांपल लेकर के, यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर आर is defined as r कैप. तो बच्चे इसका वैल्यू कैसे आप निकालते हो, इसका वैल्यू फाइंड आउट होता है वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r. मींस आप पहले इसका से लिख लीजिए मोड, या फिर वेक्टर r अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r. ये बन जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर. ठीक है बच्चे. और वेक्टर्स की हम बात करते हैं बच्चे फिक्स्ड वेक्टर. A vector whose
टेल बच्चे कहलाई जहाँ से स्टार्ट होता है और ये इसका हेड कहलाता है, जहाँ पर आप एरो लगा के खत्म कर देते हैं। ए वेक्टर whose tail is fixed at origin is called fixed vector। ये फिक्स वेक्टर है, केवल रोटेट कर सकता है, ये इसका हेड रोटेट कर सकता है उधर, लेकिन इसका टेल क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसी तरह से हमारे पास एक होता है बच्चे फ्री वेक्टर, ए वेक्टर विच कैन मूव इन रैंडम डायरेक्शन। सपोज मैं फोर्स वेक्टर की बात करूं तो फोर्स आप इधर से भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो, मींस उसकी टेल भी फ्री होती है। लेकिन पोजीशन वेक्टर की अगर आप बात करें बच्चे, पोजीशन वेक्टर इज द एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड वेक्टर, जिसकी टेल ओरिजिन पर फिक्स रहेगा। हाँ, अगर ये पॉइंट बदल गया तो टेल तो यही रहेगी स्टूडेंट ओरिजिन पर, लेकिन इसका हेड चेंज हो सकता है, तो ये फिक्स्ड वेक्टर है। लेकिन अगर मैं फोर्स जैसे एक वेक्टर की बात करूं तो वो आप किसी बॉडी पर किसी भी डायरेक्शन से अप्लाई कर सकते हो, तो उसकी टेल भी फिक्स नहीं है, हेड भी फिक्स नहीं है, तो आपका वो वेक्टर कहलाता है फ्री वेक्टर। अब स्टूडेंट्स मैं एक बात करता हूं जीरो वेक्टर। जीरो से भी आप समझ गए होंगे बच्चे, ए वेक्टर विच हैज जीरो मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड जीरो वेक्टर, उसको आप जीरो वेक्टर कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब छोटी सी बात मैं और आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मल्टीप्लिकेशन इन ए वेक्टर फर्स्ट बाय ए नंबर। सपोज आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते वेक्टर में। सपोज आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है ए, मींस कुछ भी हो सकता है। सपोज एफ मान लेते हैं, एफ से हम फोर्स को डिनोट कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर फोर्स का वैल्यू है 5 न्यूटन। अब आपने इस एफ में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस 2 है, तो क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। दैट मींस व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर, प्योर नंबर in a vector quantity then its magnitude is increased by the times of number। जितने भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो वो उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन, उस वेक्टर की डायरेक्शन भी अपोजिट हो जाएगी, तो वो नेगेटिव वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चे आप किसी स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जब आपने एक नंबर से मल्टीप्लाई किया तो केवल मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, या फिर डायरेक्शन रिवर्स हो गई है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी नहीं चेंज होगी। फोर्स था तो फोर्स ही रहेगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी ही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी में किसी स्केलर वैल्यू से, स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हो, देन वी गेट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन ए न्यू फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, सपोज acceleration is a vector quantity. When we multiply a scalar function, that it gives a new physical quantity, force। ऐसे ही बच्चे, if a vector quantity velocity is multiplied by mass, the scalar quantity which gives momentum, और momentum is a vector quantity। तो बच्चे वेक्टर में स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। थर्ड, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो बाय ए वेक्टर। वेक्टर में वेक्टर से मल्टीप्लाई भी हो सकती है बच्चे, तब भी हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी, और इस वेक्टर प्रोडक्ट को हम अलग से टॉपिक में डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे चैप्टर की कुछ बेसिक बातें। नेक्स्ट वीडियोज में हम वेक्टर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा की बात करेंगे।